हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ट्रॉमा हीलिंग के बारे में। मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि आप घर बैठे ही अपने ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई भी ट्रॉमा है, आपको कोई भी मानसिक आघात पहुंचा है, आप उसे सफ़र करें सालों साल, बार बार उसे री एक्सपीरियंस कर आप स्टक हो गए अपनी लाइफ में। सो अब आपको सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना है और अपने आप को उस ट्रॉमा से फ्री करना है। आपको समझना है कि आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है और उस ट्रॉमा को रिलीज़ कर आपको आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रॉमा के केस में आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होता है। पर आप चाहें तो अपनी सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी सेल्फ हेल्प के लिए आपको 7 टिप्स आज सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, और आप वो प्रैक्टिस कर अपने आप को ट्रॉमा से ज़रूर फ्री कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि सभी लोग अपने ट्रॉमा से फ्री होकर एक हैप्पी लाइफ जिए। हम अपने आप को ट्रॉमा से फ्री करने के लिए अपने माइंड को शांत भी रखेंगे, इसलिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। उसके लिए आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये है 7 स्टेजेस ऑफ हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा विद सेल्फ कंपैशन, यानी कि खुद के प्रति करुणा का भाव रखते हुए। सबसे पहला है रिकॉग्नाइजिंग द पेन, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कॉमन ह्यूमैनिटी, तीसरा है प्रैक्टिसिंग काइंडनेस, चौथा है इमोशनल रेगुलेशन, पांचवा है बिल्डिंग रेजिलियंस, छठा है फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड सातवां है एम्ब्रेसिंग सेल्फ वर्थ। अब इन सबको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि ट्रॉमा किस किस तरीके से लोगों की लाइफ में ऐड होता है और लगातार रिफ्लेक्ट होता रहता है। ये एक लड़का है जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मदर को जलते हुए देखा। किसी के लिए भी बहुत पेनफुल होगा, मुझे बताते हुए भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है ना बॉडी में कि, क्योंकि जब उसने मुझे बताया तो लिटरली वो ऐसे जैसे दोबारा से री एक्सपीरियंस करा उस पेन को। इतना ज़्यादा वो पैनिक, परेशान था, बहुत ज़्यादा वो ट्रॉमा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विविड मेमोरी के रूप में था। सो किसी भी 19 साल के लड़के जो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा है, घर के कलेश, माँ बाप के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा, और उसके फादर बहुत बड़े नार्सिसिस्ट, और उन्होंने जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया था उसकी मदर का। अब उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। जब तक ये लड़का वहाँ तक पहुँचा तो इसकी मदर बहुत ज़्यादा जल चुकी थी और उनको बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो ऑलमोस्ट जल चुकी थी और एक लड़के ने अपनी आंखों से अपनी माँ को जलते हुए इस तरीके से चीखते चिल्लाते ऐसे, तो कितना बड़ा ट्रॉमा होगा उसकी लाइफ में। उसको सालों तक नींद नहीं आई उसकी चिल्लाती हुई माँ की वो तस्वीर, जो जलते हुए मंजर था उसके सामने, उसके नज़रों के सामने घूमता रहता था। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी उसकी। वो बिल्कुल ऐसे साइकोलॉजिकली हैंडीकैप्ड फील करने लग गया था। उसको बिल्कुल अपनी लाइफ यूज़लेस लगने लगी थी। उसको लगने लगा था कि उसे भी मर जाना चाहिए, और इतना बुरा उसके साथ हो गया था। एक तो ये केस है। तो ट्रॉमा इस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट हो रहा था, बार बार उसको हॉन्ट करती थी वो मेमोरी, बहुत परेशान करती थी उसको। दूसरा, एक लेडी है, अब उनके सामने उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उस बच्चे की। अब ऑन द स्पॉट मतलब एक तरफ माँ खड़ी है और रोड की दूसरी तरफ ऐसे बच्चा थोड़ा आगे चल रहा है, और इतना छोटा भी बच्चा नहीं था, 9 साल का बच्चा था। मतलब 9 साल का बच्चा ऐसे चल भी सकता है। इत्तेफाक की बात है, ऐसा हुआ उनके साथ कि एकदम बाइक वाले ने बहुत तेज़ टक्कर मारी और जैसे बच्चा जिस पोजीशन में गिरा उसका सर फट गया और उसके ऐसी चोट लगी कि ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। ये किसी मदर के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था। तो इसी तरीके से लाइफ में लोगों के अलग अलग ट्रॉमास होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मानसिक आघात पहुंचता है। तो ये लेडी भी बिल्कुल अपनी सुध बुध खोकर बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ ब्लेमिंग उसमें चली गई थी। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है, इनकी लापरवाही की वजह से उनके बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मारना, पीटना, क्रिटिसाइज़ करना, बहुत ज़्यादा उनकी काफ़ी लंबे समय तक बुरी हालत रही। इनकी दवाइयाँ भी चली लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर रही थी, तो फिर इनको काउंसलिंग के लिए सजेस्ट किया गया। तो ट्रॉमा किसी की लाइफ में किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकता है। किसी प्रियजन की डेथ की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ट्रॉमा है तो आपको अपने आप को फ्री करना है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। किसी भी मेमोरी आपके पास रहती है लेकिन उसके सारे पेन को रिलीज़ करा देती है, पर घर बैठे हुए भी आप अपनी मदद कर सकते हैं। तो कैसे करनी है अपनी मदद? देखिए, रिकॉग्नाइज द पेन। आपको सबसे पहले पेन को रिकॉग्नाइज करना है। वो इमोशनल पेन फिज़िकल पेन से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला होता है। सो अपने पेन को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका वो दर्द है, क्या है वो, क्या बता रहा है वो आपको। जैसे ये फीमेल थी, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट, सेल्फ ब्लेमिंग था इनको बहुत ज़्यादा। वो लड़का बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर कर, उसको बहुत इमोशनल पेन, उसको बहुत गुस्सा आता था। उसको ऐसा लगता था कि अपने फादर का मर्डर कर देना चाहिए उसको, कि इतना बड़ा नार्सिसिस्ट आदमी है, उसने मेरी माँ की जान ले ली। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अपने आप को इतनी दर्दनाक मौत देना कि वो मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा ले, सोचने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो ऐसा करना, सोचिए उस इंसान की क्या हालत रही होगी। सो जिसने विटनेस किया अपनी माँ को इस तरीके से जलते हुए, तो अपने पेन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पेन जो है हमारा क्या है। हम खुद को ब्लेम कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्या गुस्सा है हमारे अंदर, क्या है, उसको नाम देना होता है और वो हमारी बॉडी में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि आपको उस इमोशनल पेन का नाम, उसको क्या इमोशन है वो, प्लस उसकी आपकी फ़िज़िकल लोकेशन क्या है। सो यहाँ पर आपको उस पेन का नेम और उसकी फ़िज़िकल लोकेशन क्या है, आपको पेन को आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि सबसे पहले रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये पेन है मेरी लाइफ में और मुझे इसे रिलीज़ करना है। क्योंकि जब तक आप डिनायल में रहेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप ये अपना माइंडसेट बनाकर बैठ जाएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस जो बुरे से बुरा होना था वो हो गया, अब नहीं, कुछ ठीक नहीं हो सकता लाइफ में, तब तक आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। वो मेमोरी आपको हॉन्ट करती रहेगी, आपको बार 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 परेशान करती रहेगी। तो रिकग्नाइज़ करें उस पेन को। अंडरस्टैंडिंग कॉमन ह्यूमैनिटी, हम यहाँ पर ये समझें, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जो हमें बताता है कि लोग इम्परफेक्ट होते हैं, उनकी भी लाइफ के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो हर वक्त सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते, सही तरीके से बिहेवियर नहीं कर सकते। सो ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि अंडरस्टैंड करना कॉमन ह्यूमैनिटी, कि हर इंसान में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है और उस इम्परफेक्शन की वजह से हमारे कुछ ना कुछ तो ऐसे एक्शंस होंगे ना जो सही तरीके से नहीं लगेंगे हमें। जैसे उन लेडी का ही ले लीजिए, उनके 9 साल के बच्चे की, उनकी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। सो अब वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि नहीं, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, बच्चे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, ये होना ही था, हो गया। लेकिन अब वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी। हम सभी ह्यूमंस इम्परफेक्ट होते हैं, हर समय हमसे परफेक्शन नहीं हो सकता कि हमारे सारे एक्शन सही हो, हमारा बिहेवियर सही हो। अब वो लड़का है जिसकी मदर ने इस तरीके से सुसाइड किया, अब उसके फादर नार्सिसिस्ट थे। अब उनकी क्या चाइल्डहुड हिस्ट्री रही, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे ऐसे बन गए, वो धीरे धीरे क्या है, तो हम नहीं समझते इस बात को। हाँ, एक नार्सिसिस्ट लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ऐसी, देखिए ना, जान तक चली गई किसी की, और वो भी ऐसी दर्दनाक मौत, तो बहुत है। और वो अपनी सेल्फ हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि उसकी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ऐसी हो गई होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं नेचुरली ऐसा हूँ, मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, और वो ऐसे ही बार बार करता रहता है, लेकिन वो भी सफ़र कर रहा होता है अंदर अंदर। तो हम जब किसी भी ट्रॉमा को रिलीज़ करना चाहते हैं तो अपने पेन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझें कि लोग इम्परफेक्ट होते हैं और उनसे गलतियाँ होती हैं। क्योंकि जब तक हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग के बिना फॉरगिव करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें फॉरगिव करना होता है, इस स्टेप में जो है हमें ये फॉरगिव करना होता है। तो फॉरगिव करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना ही होता है, क्योंकि जब तक आप दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, अगर किसी की वजह से आपकी लाइफ में ट्रॉमा ऐड हुआ है, तो कई बार आपको खुद पे ही वो लगता है, गुस्सा आता है, आप सेल्फ ब्लेमिंग में होते हैं, कई बार दूसरे पर आता है, दूसरे को गुस्सा होते हैं आप। सो वहाँ पर आपको ये एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग रखनी ही होगी और तभी आप किसी को माफ़ कर पाएंगे। और क्या है, प्रैक्टिसिंग काइंडनेस, खुद के प्रति दयालुता के भाव, और जो हो गया है उस लॉस को एक्सेप्ट करना,
क्योंकि एक्सेप्टेंस में बहुत पावर है। जब एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है, तब आप वहाँ से रिलीव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है, ग्रीफ स्टेज आती है, क्योंकि ट्रॉमा में बहुत दुख होता है ना, ग्रीफ, तो ग्रीफ की जो स्टेज आती है ना, उसमें क्या होता है, सबसे पहले डिनायल आता है एक इंसान का, ऐसा कैसे हो गया, फिर उसको एंगर आता है, फिर बार्गेन करता है वो, फिर डिप्रेशन में, एंजाइटी, ऐसे एक लूप में फंसता है और फिर जाकर वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो ग्रीफ होता है, ये ट्रॉमा हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्रीफ वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान डिनायल में जाता है, उसके अंदर एंगर, उसके अंदर हालात से लड़ने के लिए वो कुछ फिक्स करने के लिए कोशिश करता है, बार्गेन करता है, फिर डिप्रेशन की स्टेज आती है और फिर लास्ट में एक्सेप्टेंस। हमें समझना है कि ये 5 स्टेजेस आती हैं। सो अब एक्सेप्टेंस तो करना ही होता है। एक्सपेक्टेड होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेंस होती है, अनएक्सपेक्टेड होता है तो एक्सेप्टेंस से पहले ये 4 स्टेजेस आके खड़ी जाती है, लेकिन इवेंचुअली एक्सेप्ट करना होता है। सो प्रैक्टिस काइंडनेस एंड प्लीज़ अपने लिए काइंड हुए और एक्सेप्ट करें, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। अपने आप को अच्छी तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि जब इतना ट्रॉमा होता है, इंसान किसी दूसरे पे नाराज़ होता है या खुद पर नाराज़ होता है, कुछ भी ऐसे, तो वो इंसान सेल्फ केयर करता ही नहीं है, वो अपने आप को अच्छी तरीके से ट्रीट ही नहीं करता। बहुत नेगेटिविटी से लेकर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी सब डिस्टर्ब कर लेता है, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर देता है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, बिल्कुल भी अपने लिए काइंड नहीं होता, दूसरे को भी बहुत ज़्यादा हर समय कुछ लोग तो गालियाँ निकालते रहते हैं, कोसते रहेंगे, कुछ भी ऐसे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हम अपनी लाइफ में मैस फैला लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें काइंडनेस प्रैक्टिस करनी है। फिर है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन यानी कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, कि ठीक है, एंग्जाइटी फील हो रही है, सैडनेस फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके। एक्शन, जो हमारे अंदर के इमोशंस हैं उनसे जुड़े हुए कुछ एक्शंस भी होते हैं। अगर इंसान कोई दुखी होता है तो वो अकेला रहने लग जाता है मान लीजिए, या फिर रोने लग जाता है, किसी इंसान को गुस्सा है तो चीखने लगता है या तोड़ फोड़ करने लगता है, कुछ भी हमारे इमोशन से हमारे कंडीशंस कुछ एक्शन होते हैं। सो इमोशंस को हम रेगुलेट करें। जब भी हमारे इमोशंस हमें फील हो रहे हैं तो उसे एक्नॉलेज करें कि हाँ, मुझे ये इमोशन फील हो रहा है, और उसे एक हेल्दी वे में रिलीज़ करने के लिए कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। तो इससे हम इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हैं। जैसे एक ऑपोजिट एक्शन टेक्निक भी होती है इसमें, कि अगर आपको सपोज़ कीजिए आप सैड होकर एकदम आइसोलेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर जब आप सैड हैं तो लोगों से मिलना शुरू करें। तो ये ऑपोजिट एक्शन टेक्निक धीरे धीरे आपकी सैडनेस जाने लगती है, आपका जो कंडीशन एक्शन है वो ब्रेक होने लगता है, आपकी रिकंडीशनिंग होने लग जाती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, उससे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, उससे भी आपका इमोशनल रेगुलेशन होता है। और आप रेडिकल एक्सेप्टेंस करते हैं तो उससे भी आपके इमोशंस रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं, और जैसा सोच रहे होते हैं, महसूस कर होते हैं, वैसे एक्शन लेते हैं। सो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस में बहुत डीप कनेक्शन होता है, हम जानते हैं ये। सो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस की डीप कनेक्शन को हमें अच्छी तरीके से समझना ही है। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो जैसे ही हम अपने कुछ एक्शंस चेंज करते हैं तो भी हमारे इमोशंस चेंज होने लगते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं तो भी चेंज होने लगते हैं। सो हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, हमारे को अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। तो इसकी अलग से बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मैं किसी और वीडियो में डिटेल में इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स आपको सिखा दूँगी। और है बिल्डिंग रेजिलेंस। रेजिलेंस यानी कि आपकी फ्लैक्सिबिलिटी, अपने अंदर एक फ्लैक्सिबल एटीट्यूड हमें धीरे धीरे बिल्डअप करना होता है, क्योंकि लाइफ में फ्लैक्सिबिलिटी, रेजिलेंस पावर, बाउंस बैक करने की एबिलिटी, यानी कि सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करने की एबिलिटी हमें धीरे धीरे बिल्डअप करनी होती है। क्योंकि लाइफ में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लाइफ में इस तरीके के माइनर मेजर सारे चेंजेस आते रहते हैं। अब कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, हमें कोई छोड़कर चला गया, या कोई भी ऐसा एक डैमेज हो गया है जो अब पूरा नहीं हो सकता। जैसे किसी का सपोज़ कीजिए आँख चली गई है, हाथ पैर चला गया है, कुछ भी ऐसे
किसी का डाइवोर्स हो गया इसलिए वो ट्रॉमा में, कोई चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से ट्रॉमा में है, कुछ भी है, तो वो जो हो चुका है उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट ही होना पड़ेगा। आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, अपने आप के अंदर वो चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। तो हम अगर अपने अंदर रेजिलियंस पावर को बिल्डअप करें और हम ये समझें कि डिफरेंट सिचुएशन में हमारी शेप चेंज होनी चाहिए मेंटल फिज़िकल लेवल पर, और हमें धीरे धीरे अपने अंदर सिचुएशन में उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से फेस करने की भी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, और हमें बाउंस बैक करने के लिए नई स्किल्स भी सीखनी है, नया सब कुछ शुरू भी करना है। तो इस सब से हम धीरे धीरे जब अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं, वो सेल्फ टॉक के ज़रिए भी होती है, हमारे कुछ नए एक्शंस के ज़रिए भी होती है, तो धीरे धीरे हम फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस वाले उसमें आपकी सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और है फॉरगिविंग योरसेल्फ। आपने भी खुद को बहुत सताया होता है, दूसरों ने तो आपको सताया ही होता है, आपने खुद को भी बहुत सताया होता है। जैसे उस लेडी ने अपने बच्चे की सारी मौत का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, तो अपने आप को कोसना, गालियाँ देना, नोचना, अपने आप को बहुत कुछ इस तरीके से उन्होंने तो खुद को, अगर आपकी गलती भी है, ठीक है, तो भी अपने आप को माफ़ कर दीजिए और अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। और अगर आपकी गलती नहीं भी थी, आपने अनजाने में अपने आप को सताया, तो माफ़ कीजिए। खुद को माफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ट्रॉमा हमें इसलिए भी हो जाता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारी वजह से किसी की दूसरे की ज़िंदगी में कुछ हुआ। ज़रूरी नहीं ट्रॉमा दूसरे ने हमें दिया हो। सो खुद को माफ़ करिए, अपने अंदर समझिए कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आप कोई भगवान थोड़ी ना है। तो अपने आप को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना आपने अपने आप को अब्यूज़ किया फिज़िकली, मेंटली, है ना, आपने कोई रूटीन फॉलो नहीं किया, आपने इतना नेगेटिव सोचा, आपने अपनी बॉडी की इतनी बुरी हालत कर ली, तो सब हम अपने आप को भी माफ़ करें। हम जब ऐसे प्रोसेस में होते हैं तो कई बार हम बहुत दूसरों को ब्लेम करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन बिगाड़ देते हैं। तो खुद को भी माफ़ कर दीजिए। हीलिंग के लिए खुद को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एम्ब्रेस सेल्फ वर्थ, और अपनी सेल्फ वर्थ को एम्ब्रेस कीजिए। अपने आप को बताइए आप वर्दी हैं, आप लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आए हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। लाइफ की जर्नी में कोई तो पीछे छूटेगा ही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी मन मर्ज़ी के हिसाब से नहीं होंगी, और क्योंकि आप भी कोई परफेक्ट नहीं हैं, हम सभी सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, कुछ नई हॉबीज़ डेवलप कीजिए, कुछ नई स्किल्स डेवलप कीजिए, मूव ऑन कीजिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। आप अपने आप को खुश रखने के लिए लाइफ को रीस्टार्ट करिए, जो है उस पर फोकस करिए, जो हो चुका, जो छूट गया उस पर फोकस करने की बजाय जो है या जो अभी आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ उस पर फोकस कीजिए। इन सब से आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती रहती है। धीरे 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 आप अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्लस न्यू स्किल्स एडिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे एक लड़की थी, तो उसके साथ जब वो बहुत छोटी थी तो उसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था। तो उसके बाद उसको ऐसा हुआ कि वो बॉयज़ के लिए थोड़ा सा क्रेज़ी हो गई, और उसने टीन एज तक आते आते 7-8 इस तरीके से बॉयफ्रेंड बनाए, उनके साथ फिज़िकली भी ऐसे एंगेज हो जाती थी, और उसका मोटिव यही रहता था कि लड़के को बस फिज़िकली यूज़ करना है और छोड़ देना है। और धीरे धीरे ऐसे होता गया कि उसके बहुत कैजुअल रिलेशनशिप होने लगे, बहुत कुछ ऐसा होने लगा। तो एक लड़के ने एक बार उसको बहुत ज़्यादा सुना दिया, उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स वगैरह के बारे में भी उसको पता चल गया था। उसने बहुत इसको इतना गंदा बोला, इतना सब कुछ करा कि उसके लिए वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन गई, और वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो गई। उसकी सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ उड़ गई बुरी तरीके से, और उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सबकॉन्शियसली अंदर से ऑटोमेटिकली ऐसा क्यों होता है कि वो बॉयज़ को देखते ही ऐसा हो जाती है कि बस अब इसे फिज़िकली यूज़ करना है और छोड़ना है। जबकि उसके अंदर का उसका खुद का चाइल्ड अब्यूज़ का जो एक केस था, जो रिवेंज ले रहा था इस तरीके से मैन से कि इन्होंने मुझे इस तरीके से अब्यूज़ किया सेक्शुअली, तो अब मैं भी इनको इस तरीके से अब्यूज़ करूँगी। उसको पता नहीं था, वो अपने आप हो रहा था उसके साथ अनअवेयर स्टेट में। और जब उसको इस तरीके से उस लड़के ने बहुत ज़्यादा बोला और इस तरीके से बहुत ही गंदे शब्द उसके लिए इस्तेमाल करे, तो उसको एकदम धक्का लगा बहुत ज़्यादा। उसके लिए एक ट्रॉमा वाली सिचुएशन बन गई। उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि मैं तो कितनी गंदी हूँ। उससे अपने खुद के लिए भी बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ करने शुरू कर दिए, और उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन गया। उसको ये लगा कि खुद से घिन आने लगी उसको लगने लगा कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसने इतना सब कुछ बड़ा वो कर दिया है, गलती कर दिया है। तो वहाँ पर ऐसे केसेस में जब इस तरीके का ट्रॉमा होता है, तो अब यहाँ पे देखो डबल हो गया। एक तो वो
जो उसके पास किसी और ने उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया था वो, और वो जो अनकॉन्शियसली वो उस सब से बदला लेने के लिए इस तरीके से कर रही थी कि मल्टीपल ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप बनाई, तो ये डबल साइडेड ऐसा हो गया। तो उस केस में क्या है, जिसने उसके साथ अब्यूज़ किया था उसके लिए भी हमने उसको माफ़ कराना, और उसे खुद के लिए भी जो उससे खुद की गलतियाँ हो रही थी उसके लिए भी माफ़ कराना, और उसकी सेल्फ इस्टीम की जो धज्जियाँ उड़ गई थी यहाँ पर उसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाया गया कि अगर उससे ये सारी गलतियाँ हो भी गई हैं कोई बात नहीं, वो एक नेचुरल अंदर से ऑटोमेटिक जो उसके रिस्पॉन्स आ रहा था जिसके बारे में वो भी अवेयर नहीं थी, उस सब की वजह से ऐसा हो रहा था उसके साथ, तो वो सब उसके अंदर से नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कराकर उसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाया गया। तो ट्रॉमा किसी भी तरीके से किसी भी वे में रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा मानसिक आघात है, आप बहुत ट्रॉमेटाइज फील करते हैं, तो आप घर बैठे ही इन स्टेप्स को फॉलो कर कर भी अपने ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। ट्रॉमा में जब कोई इंसान होता है तो मोस्टली ये सीरियस कंडीशन हो जाती है और उसमें एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आपका ये ट्रॉमा बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पर है, बहुत सीरियस है, तो प्लीज़ आप जो है ना किसी भी थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें और उनसे अपनी कंडीशन को बताएं और अपने अंदर के उस ट्रॉमा को ज़रूर रिलीज़ करें, क्योंकि देर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने आपको घर बैठे आप क्या कर सकते हैं वो मैंने सिखा दिया है। अब आपकी कंडीशन आपको पता है कि किस तरीके से आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। बस मैं आपको हंसता मुस्कुराता खुश देखना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी हेल्प भी करेंगे, और अगर आप किसी को भी जानते हैं कि कोई इस दौर से गुजर रहा है तो आप उसकी हेल्प भी ज़रूर करेंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।